हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो इस लेक्चर में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो टी बीम की बात करने वाले हैं, जिसको हम टी बीम, एल बीम या फ्लैंज्ड बीम कहते हैं, राइट। इससे पहले जो मैंने डिस्कस किया, मैंने आपको सिंगली रेनफोर्स बीम, रेक्टेंगुलर बीम बता दिया, डबली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम बता दिया कि वो क्या होता है, उसको कैसे एनालाइज किया जाता है। और अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ कि वो कहाँ देखने को आपको मिलेंगे, तो आप जब कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, उसका जब प्लिंथ लेवल बनाते हैं, फुटिंग के बाद जो प्लिंथ लेवल बनाते हैं, जिसमें ग्राउंड फ्लोर की वॉल्स आती हैं, जिसके ऊपर वो प्लिंथ लेवल में जो बीम बनते हैं, वो सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर हो सकते हैं या वो डबली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम हो सकते हैं। लेकिन अगर अब मैं तीसरे बीम की बात करूं, फ्लैंज्ड बीम, तो बिल्डिंग में जितने भी ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जो स्लैब के साथ में कास्ट होते हैं, जो स्लैब के साथ में जो बीम कास्ट होते हैं, वो सारे के सारे फ्लैंज्ड बीम होते हैं। उसमें कुछ टी बीम होते हैं, कुछ उसमें एल बीम होते हैं। टी बीम का मतलब जो इंटरमीडिएट होते हैं, जो सेंटर में होते हैं, वो टी बीम है, क्योंकि आपका बीम सेंटर में है, आपकी स्लैब उसके ऊपर साथ में कास्ट हुई है, मोनोलिथिकली कास्ट हुई है, तो दोनों का बिहेवियर सेम होता है। जब क्रॉस सेक्शन देखोगे तो ऐसा दिखेगा, मतलब टी की तरह दिखेगा, इसलिए उसको टी बीम कहा जाता है। और जो कॉर्नर का बीम होता है, जो लास्ट में बीम है, इसके बाद स्लैब खत्म हो रही है, तो जैसे ये यहाँ पे लास्ट बीम है, इसके बाद स्लैब खत्म हो रही है, तो स्लैब सिर्फ यहाँ तक होगी, तो जब आप इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो वो एक एल की तरह दिखेगा, ये एल की तरह दिख रहा है, इसका मतलब वो एल बीम होगी। और इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैंज बीम बोलते हैं। तो अभी मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो टी बीम, फ्लैंज बीम की बात करने वाला हूं, जिसमें टी बीम सिंगली रेनफोर्स भी हो सकता है और टी बीम डबली रेनफोर्स भी हो सकता है, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टी बीम का डायग्राम देखते हैं कि टी बीम हमें देखने को कैसे दिखेगा। तो कुछ टी बीम हमें ऐसा दिखेगा। क्रॉस सेक्शन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं टी बीम के लिए। ये टी बीम का क्रॉस सेक्शन है। टी बीम मतलब ये ऊपर वाला जो होगा वो आपका स्लैब होगा। इसकी विड्थ को हम बी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको विड्थ ऑफ फ्लैंज बोलते हैं, राइट। इसके बाद जो स्टील होता है इसमें, वो नीचे की तरफ होता है, ठीक। ये जो नीचे होती है, इसको बी डब्ल्यू बोलते हैं, विड्थ ऑफ वेब। ये जो है ये स्टील है, इसको बोलते हैं ए एस टी, ठीक। ये जो है इसको हम बोलते हैं डी एफ, डेप्थ ऑफ फ्लैंज। और ये यहां से जो पूरी होती है, ये ओवरऑल डेप्थ होती है, ठीक। और यहां से ये होती है इस स्टील के सेंटर तक, वो स्मॉल डी होती है, इफेक्टिव डेप्थ होती है, ठीक। तो ये कुछ डायमेंशन होते हैं जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इसको बोलते हैं बी एफ, मतलब विड्थ ऑफ फ्लैंज होती है आपकी, राइट। इसी तरीके से ये जो होती है डेप्थ ऑफ फ्लैंज होती है। तो जो विड्थ ऑफ फ्लैंज है बेसिकली क्या है कि जैसे मैंने आपको बोला कि सेंटर का बीम होता है वो टी बीम होता है, तो सेंटर पे बीम है, उसके ऊपर से ये पूरा स्लैब जा रहा है। तो जब इसके ऊपर लोड आएगा और बाय चांस ये बीम डिफ्लेक्ट करता है, ये बीम डिफ्लेक्ट करेगा, तो जितना पार्ट स्लैब का इस बीम के साथ डिफ्लेक्ट करेगा, वो बेसिकली उसके फ्लैंज के अंदर आता है। जितना पार्ट करेगा, क्योंकि बीम के ऊपर स्लैब तो यहां भी है, यहां भी है, तो पूरी स्लैब इसकी फ्लैंज नहीं है। जब बीम डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो डिफ्लेक्शन के साथ में जितनी स्लैब उसके साथ डिफ्लेक्ट कर रही है, रिएक्ट कर रही है, वो उसकी विड्थ ऑफ फ्लैंज होती है। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, ये आपका पार्ट जो है वो स्लैब का पार्ट है। ये स्लैब की डेप्थ है और ये स्लैब की विड्थ है जो बीम के साथ आ रही है। इसके अलावा इसकी बात करूं तो ये नीचे बीम का प्रोजेक्शन है। ये बीम की नीचे से जो विड्थ दिख रही है आपको, वो विड्थ ऑफ बीम है, तो इसको बीडब्ल्यू बोलते हैं, विड्थ ऑफ वेब, क्योंकि इस वाला जो पार्ट होता है इसको वेब भी बोलते हैं। और कई बुक्स में आप इसको रिब के नाम से भी देखेंगे, तो इसको रिब भी बोला जाता है। ये इसकी ओवरऑल डेप्थ होती है और ये इसकी स्टील के सेंटर से ऊपर तक ये इसकी इफेक्टिव डेप्थ होती है। तो ये कुछ इसके डायमेंशन होते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं विड्थ ऑफ वेब की, मतलब मैं बीडब्ल्यू की अगर बात करूं, विड्थ ऑफ वेब, तो ये क्या होता है? दिस इज द विड्थ ऑफ बीम प्रोजेक्टिंग बिलो द स्लैब। इसका मतलब जो स्लैब के नीचे से आपको जो बीम दिख रहा है उससे लगा हुआ है, उसकी नीचे की जो विड्थ है ना, ये उसको रिप्रेजेंट करता है, जो स्लैब के नीचे होता है। द विड्थ ऑफ वेब शुड बी सफिशिएंट टू टेंसाइल रेनफोर्समेंट इन द बीम विद सुटेबल स्पेसिंग बिटवीन दी पार्ट्स। क्या होता है कि जो इसकी विड्थ होती है, बीडब्ल्यू जो मैं इसको विड्थ बोल रहा हूं, ये विड्थ होती है, ये इतनी होनी चाहिए जिसमें सूटेबल तरीके से, प्रॉपर तरीके से, ये जो स्टील की रॉड्स लगी है ना, वो प्रॉपर तरीके से लग जाए। नॉर्मली इतनी होती है। और कितनी लेंगे? तो नॉर्मली जो बीडब्ल्यू को लिया जाता है टी बीम की डिजाइनिंग के टाइम पे, इसको नॉर्मली D/2 और 2 2 कर लीजिएगा, और की जगह 2 D/3 के बराबर लिया जाता है। और अगर इसकी बात करूं mm में, तो ये करीब करीब 150 mm से वैरी करती है 400 mm के बीच में। तो जैसे अगर बाय चांस कभी आप बीडब्ल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, अब ये कंडीशन भूल गए, तो 150 से 420 के बीच में भी आप ले सकते हैं, देखने को मिल सकती है। लेकिन ये भी डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ स्टील की रॉड आप कितनी लगा रहे हैं।
तो ये इसके बीच में वेरी करेगी, या आप इसको ले सकते हैं जिसकी इसकी जितनी इसकी इफेक्टिव डेप्थ है उसकी हाफ टू dy3, मतलब 1/3 उसकी इफेक्टिव डेप्थ का ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई विड्थ ऑफ वेब की, मतलब इसकी बात हो गई। अब मैं बात करता हूं इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, मतलब मैं बीएफ की बात कर रहा हूं, सेकंड में बात कर रहा हूं आपसे बीएफ की, विड्थ ऑफ फ्लैंज, विड्थ ऑफ फ्लैंज, विड्थ ऑफ फ्लैंज की बात कर रहा हूं। तो विड्थ ऑफ फ्लैंज की अगर मैं बात करूं तो इसको लिया जाता है एज पर आईएस कोड 456/2000, पेज नंबर इसके लिए यूज होगा 37 का। आप आईएस कोड में जाइए 456/2000, उसके पेज नंबर 30 में जाइए। जब वहां पे आपको निकालनी होगी कौन सी, इसकी इफेक्टिव पीएफ, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज जब निकालनी होगी, तो फॉर टी बीम के लिए वहां पे इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज दिया हुआ है बीएफ इक्वल आईएस कोड में मिलेगी L0/6 प्लस PW प्लस 6DF, आप इससे निकाल सकते हैं। और जब आपको निकालनी है फॉर एल बीम, जब आपको एल बीम के लिए निकालनी है तो आप बीएफ लेते हैं अकॉर्डिंग टू आईएस कोड, आईएस कोड में फॉर्मूला दिया है L0/12 प्लस BW प्लस 3DF, ये एल बीम के लिए दिया हुआ। ये सीधा आपको आईएस कोड में मिल जाएगा, तो आपको आईएस कोड में से देखना है किस पेज नंबर पे, पेज नंबर 37 पे आपको ये कंडीशन मिल जाएगी। उसी के नीचे आइसोलेटेड टी बीम की भी कंडीशन दी। तो टी बीम और आइसोलेटेड टी बीम दोनों डिफरेंट होते हैं। टी बीम मतलब जब बीम और स्लैब की कास्टिंग साथ में की जाती है, मोनोलिथिकली की जाती है, दैट इज टी बीम। और आइसोलेटेड टी बीम का मतलब जिसमें बीम अलग होता है और स्लैब अलग होती है, ये दोनों जोड़े नहीं होते, वो आइसोलेटेड टी बीम होता है। तो उस कंडीशन में इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज क्या होगी, वो भी 37 पेज नंबर पे उसी के नीचे दी है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। अब मैं बात करूं अगर थिकनेस ऑफ स्लैब की या थिकनेस ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लैंज जिसको बोलते हैं, जो थिकनेस ऑफ स्लैब के बराबर होती है, तो थिकनेस ऑफ द फ्लैंज जो होती है डीएफ जो होता है, दिस इज इक्वल टू द ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब। ये जो होती है वो बराबर होती है जितनी ऊपर जो स्लैब है ना उसकी ओवरऑल जो डेप्थ है उसके बराबर डीएफ होती है। नॉर्मली अपन ऊपर की स्लैब कितनी देते हैं, 5 इंच की देते हैं। साइड पे जब कभी आप विजिट करने जाओगे आप सुनोगे कि भाई स्लैब की थिकनेस कितनी होती है, 5 इंच। 5 इंच मतलब वही 120 से 130 mm के बीच में अप्रोक्सीमेट। तो नॉर्मली डीएफ भी आपको 100 इसमें भी मिलेगा। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको अलग अलग मिल सकता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें तो साइड पे जाएंगे तो नॉर्मली स्लैब की थिकनेस आपकी 5 इंच के बराबर होती है। तो ये इस तरीके से आपको उसका डीएफ मिल जाएगा। तो इस तरीके से ओवरऑल आप इसके डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब डायमेंशन निकालने के बाद अगली जो क्लास होगी हमारी, नेक्स्ट जो क्लास होगी, अब मैं आपको फ्लैंज बीम के ऊपर, और याद रखिएगा जो टी बीम होता है वो सिंगली भी हो सकता है और वो डबली भी हो सकता है। सिंगली अगर कम लोड आ रहा है तो सिंगली बना लेंगे, अगर ज्यादा लोड आ रहा है तो उस कंडीशन में हमें इसको डबली बनाना पड़ेगा, तो उसमें फिर एएससी भी आ जाता है। तो टी बीम के ऊपर स्ट्रेस स्ट्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो मैं बात करूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि इसके कुछ अलग अलग केसेस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, और कैसे इसमें डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस निकालते हैं, कैसे इसमें मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।